नमस्कार। बिहार चुनाव का नामांकन आज लास्ट होगा और प्रचार शुरू हो गया है। प्रचार का जो स्थिति है और जो वहाँ पर अब समीकरण बन रहे हैं उनका बेस क्या होगा। बेस तो पहले होता है पार्टियों में समीकरण बनाना, वो बन गया दोनों पार्टियों का, लेकिन इसके साथ किस पार्टी में कितने मतभेद हैं वो भी महत्वपूर्ण होता है। इंडिया गठबंधन, महागठबंधन जो है, उसमें आरजेडी के 143 सीटों पे लोग लड़ रहे हैं और उन 143 में महिलाएं 24 हैं और मुस्लिम 19 और यादव 51 वहाँ पर मैदान में हैं। ये समीकरण उनका है। इसी तरीके से कांग्रेस का 61, CPIM 4, CPIML 20 और CPI 9, BIP 15, ये 252 टोटल हैं। जबकि एनडीए में बीजेपी 101, जेडीयू 101 और चिराग पासवान की पार्टी 29 और RM 6, HM 6। इसकी के साथ अब ओवैसी गठबंधन भी एक है जो 74 पर लड़ रहा है सीटों पे। उनका गठबंधन 35 पे खुद लड़ रहे हैं, ASP 25 पे लड़ रही है, AGP 4 पे लड़ रही है। इसी तरीके से आम आदमी पार्टी भी वहाँ चुनाव मैदान में 121 उम्मीदवार उतार रखी है और BSP के 130 हैं और JSP PK की पार्टी के अभी तक तो 116 दिख रहे हैं। ऐसे समीकरण में बहुत सारे और भी पार्टियां छोटी छोटी, उनके भी उम्मीदवार हैं और निर्दलीय भी हैं, बगावती भी हैं। बगावती अभी क्या न्यूट्रल होंगे या उन्होंने नामांकन वापस लेना है, क्या करना है, वो अभी सेकंड दौर के चलने वाले हैं। लेकिन अब ये आता है कि इन सब के बीच में किस तरीके से पिछला इलेक्शन था और उसका आगे आने वाले इलेक्शन पे क्या असर पड़ेगा, कैसे पड़ेगा, वो मैं बता रहा हूँ। पहली बात, 2020 इलेक्शन में 37.26 जो था एनडीए गठबंधन का था परसेंटेज और इंडिया गठबंधन का 37.23 था। कोई ख़ास अंतर नहीं था। लेकिन उस समय चिराग पासवान अलग थे और इस बार चिराग पासवान की पार्टी जो है उनके साथ है, जो पहले 2020 में 5.66% वोट पाई थी। वो इनके साथ होने से 42, एनडीए का 42.92% पिछले के हिसाब से बनता है वोट परसेंटेज। और इन बीजेपी इंडिया गठबंधन का अभी उसमें खास बढ़ोतरी नहीं हो रही है। कारण क्या है? उन्होंने अपने एक तो पार्टियों में सामंजस्य नहीं, ओवरलैपिंग उनके टिकट में है जो महागठबंधन है। और इसके बाद आप ये देखेंगे जन स्वराज पार्टी भी इसमें आई हुई है जो काफ़ी असर डालेगी दोनों पार्टियों में। ये दोनों पार्टियां क्या करेंगी, इनसे बचने के अपने सारे हथकंडे तो अपनाएंगे, लेकिन फिर भी वोट डाइवर्जन होगा। तो उसका भरपाई कहाँ से आएगी? महागठबंधन में भरपाई नहीं आ पाएगी। कारण क्या है कि उनके स्टेटमेंट और उनके ऊपर बहुत सारे आरोप और वोट लड़ने के लिए कोई खास मुद्दे नहीं। दूसरी तरफ एनडीए के बाद मुद्दे हैं और उनके पास ओवैसी जैसी पार्टी का एक बहुत बड़ा, देखा जाए तो वो उनको फ़ायदा करने वाला एक गठबंधन है जो इस बार देखेंगे तो जितनी सीटों पे लड़ रहे हैं वहाँ पर मुस्लिम वोट ज़रूर काटेंगे और पार्टियों के भी जो उनके साथ गठबंधन है उनके वोट भी काटेंगे। मायावती जी भी वोट काटेंगी। वो किसके काटेंगी वो आपकी समझ में आएगा। वो दोनों पार्टियों में सबसे ज़्यादा नुकसान महागठबंधन को ही पहुंचाएंगे। तो इस तरीके से
जब ओवैसी की आवाज़ बदलेगी, धार्मिक समीकरण बदलेगा, मूवमेंट होगा, तो ये पता चलेगा कि बीजेपी में जो ध्रुवीकरण हो रहा है, धार्मिक ध्रुवीकरण होगा, एक अच्छा सा इनको फ़ायदा पहुंचाएगा बीजेपी को। लेकिन वही जो वोट कटेगा उसकी भरपाई बीजेपी की हो जाएगी, जनस्वराज के भरपाई वो करेगा। अब आता है प्रचार के ऊपर। प्रचार में आप देखेंगे कि बूथ लेवल पे किसकी कितनी अच्छी तैयारी है और कैसे कन्वर्जन वोट का कराएगा, कैसे वहाँ पे प्रचार हो रहा है, जिसको कहते हैं सघन प्रचार। एक होता है सड़क प्रचार, कौन सड़क प्रचार कर रहा, कौन सघन प्रचार कर रहा, ये आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन इसका रोल जो होता है बहुत बड़ा होता है। ये 50% 60% इसी का रोल होता है वोट देने दिलवाने का। लेकिन अब आता है महारैलियाँ, जो नेशनल लेवल के लीडर करते हैं, उसका क्या रोल होगा। उसमें क्या होता है कि महारैली में जब नेशनल लीडर आता है तो उसका रोल ये होता है कि उसके पहली बात तो जनता उनके विचारों को जानना चाहती है कि उनके विचार क्या हैं, वो उस विचारों में वास्तविकता कितनी है और वो क्या अप्लीकेबल होगा या एक तरीके से हमको आश्वासन ही होगा। इसके अलावा कि उनका क्या मेरे प्रति पॉजिटिव विचार हैं, और इन सब को लेके वो चिंता इस पे करता है। और जब वो विचार करता है तो अपनी सोच बदलता है और वहाँ वोट 2-3%, 5% तक उस बड़े नेता की वजह से स्विंग करता है। और अगर दूसरी तरफ कोई नेशनल लीडर ये बोले आके केवल हंसी वाले शब्दों से जनता का मनोरंजन करता है, तो उसके ऊपर अट्रैक्शन नहीं होता, स्विंग वोट नहीं होता। उसको पता है कि ये ऐसे विचार रखता है और बोलता चला जाता है। स्थिरता, उसके विचारों में स्थिरता और गंभीरता होना भी ज़रूरी है। तो ये भी बहुत मायने रखेगा। इसी के बाद देख और भी इसमें आता है वर्ग, कुछ ऐसे नेता होते हैं जो बड़े होते हैं लेकिन पत्रकार और मीडिया को वो बहुत बड़े अच्छे से स्टेटमेंट देने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो अपनी पार्टी के अगेंस्ट ही बोल देते हैं। तो वो भी एक तरीके से मीडिया में हंसी मजाक का आइटम बन जाता है। तो उससे वोट नहीं आता, बल्कि छीछा लेदर जिसे हिंदी में कहते हैं, छीछा लेदर पार्टी की हो जाती है। तो वो भी कोई माने नहीं रखता, केवल एक मनोरंजन का साधन होता है और लोग उस पार्टी को थोड़ा हल्के में लेने लगते हैं। अब आता है कि बयानवीरों की ये जो शैली मैंने बताया, इसके बाद आता है जनता से जुड़े उम्मीदवार। अगर उम्मीदवार के चयन अच्छे हुए हैं और जनता से जुड़ा है तो उसको वोट अच्छा मिलता है और जनता उसकी तरफ अट्रैक्ट होती है और उसमें विश्वास रखती है। लेकिन इसी के साथ जाति समीकरण अपनाते हुए अगर टिकट दे दिया जाता है और वो जनता से कम जुड़ा है तो वो जाति समीकरण वहाँ फेल हो जाता है। तो ऐसे भी हैं, और कहीं कहीं जाति और जनता से जुड़ा हुआ उम्मीदवार मिलता है तो वो सीट बिल्कुल पक्की उस पार्टी की हो जाती है। ये बिहार की शैली है, क्योंकि बिहार में जाति समीकरण बहुत बड़ा है। बीजेपी और जेडीयू छोड़कर सारी पार्टियां जाति समीकरण पर चल रही हैं, क्योंकि वो जाति समीकरण की पार्टियां हैं। तो वैसे एनडीए में भी हैं और महागठबंधन में पार्टियां हैं। इस बार कम्युनिस्ट पार्टी की तीनों शाखाओं में जितनी सीटें उनको मिली, जितने वो लड़ रहे हैं, और पिछला जितना उन्होंने गेन किया था उससे कम रहेगा। उसका रीज़न है कि नेपाल की बेल्ट में कम्युनिस्टों का जो पतन हुआ, पतन इस सेंस में कि उन्होंने नेपाल में जो काम किए और नेपाल की जनता ने उसको एक्सपोज किया, तो उसका असर बिहार में कम्युनिस्ट एरिया से जुड़े लोगों में भी आ रहा है।
दूसरी तरफ नक्सली के द्वारा जो इनका एक तरीके से होल्ड था वो भी काफ़ी कमज़ोर हो गया है। तो इन सबको अगर एक साथ कंपाइल करते हैं तो इनकी परसेंटेज वोट कम आएंगी और इनकी सीटें कम निकलेंगी। अब आता है कि धार्मिक समीकरण। लास्ट मोमेंट पे अगर ओवैसी जी आक्रामक अपना प्रचार जैसे कर रहे हैं, करना शुरू कर दिए, तो फिर धार्मिक ध्रुवीकरण शुरू हो जाएगा, जिसमें न जात का आएगा मामला न कैंडिडेट का। ऐसा परिवर्तन 6-7% कर देता है। उससे भी गेन किसको होगा? एनडीए गठबंधन को। महागठबंधन को नहीं होने वाला, क्योंकि जाति धार्मिक आधार पे एनडीए को इन्होंने लाइसेंस दे रखा कि एनडीए जो है एक धार्मिक गठबंधन है, सनातन के लिए काम करता है, हिंदुओं के लिए काम करता है। ये जो टैग है वो इनको फ़ायदा देगा। अब आप आएंगे मुद्दे पर। मुद्दा क्या है? मुद्दे पर जब चलते हैं तो एनडीए के जो मुद्दे हैं विकास का है, सुरक्षा का है, और जो घोटाले हैं पहले हुए हैं उनको जो भी कोर्ट से आर्डर हुए हैं, रेल वाले जिसमें नौकरी के बदले ज़मीन घोटाला और सब है, उसी के साथ न्याय, रोजगार और ये सारे मुद्दे उनके तरफ आएंगे। लेकिन अपोजिशन की तरफ भी मुद्दे हैं। उनकी तरफ मुद्दे क्या हैं? अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी, और कहेंगे कि इनके पीरियड में, नीतीश के पीरियड में क्रिमिनल बहुत निरंकुश हो गए हैं, ऐसे मुद्दे हैं। और रोजगारी में कहेंगे कि हम एम्प्लॉयमेंट घर घर दे देंगे। ये सारे मुद्दे आएंगे। साथ में एक आएगा कि बाढ़ से पीड़ित लोगों को क्या राहत मिली, उसके लिए अभी क्या है। तो इन सब मुद्दों के साथ में आप देखेंगे तो महागठबंधन के जितने मुद्दे बनते हैं वो कुछ देर रहते हैं फिर रुक जाते हैं। फिर वो आएंगे कि संविधान खतरे में है और जाति जनगणना है, ये सारे लेके ये शुरू हो जाएंगे। और ये जो हैं कुछ देरी तक तो इनको देखेंगे आप। कुछ लोग सुन रहे हैं, वोट से 4-5 दिन पहले ओरिजिनल शेप में आने पे जब आएंगे तो आप देखेंगे कि बिहार का जो जनता है किन मुद्दों को चुनती है। विकास के, एजुकेशन के, इसके बाद न्याय के, इसके बाद आता है स्वास्थ्य के मुद्दे, और दूसरे प्रदेशों में हो रहे बिहारियों की प्रति असंतोष, उनके प्रति दिए गए गलत बयान, ये भी मुद्दे में आएगा कि बीजेपी उसमें कितना एक्शन लिया और कहाँ नहीं लिया गया है, वो उसको हाईलाइट करेगा। ये मुद्दे बीजेपी की उसमें आएंगे। और इसी के साथ आप बाढ़ पर भी इन्होंने काम किया। फिर आएगा कि इनको खाद्यान्न योजना गरीबों के लिए, महिलाओं के लिए योजना, जो बच्चे हैं उनको साइकिल योजना, ये सारी योजनाओं का फिर जिक्र होगा। और हर एक वर्ग में कुछ न कुछ चिंतक बढ़ेंगे और घटेंगे, और उसका असर लास्ट में वोट के दिन आ जाएगा। वो देखेंगे एक तरफ क्या था, उनके स्टेटमेंट क्या होते हैं, वो गठबंधन बनाते हैं और खुद ही नहीं रह सकते, और उनके यहाँ शासनहीनता है। वहाँ पर लोगों में जो पहले थे और आज भी हैं, कितने आक्रामक हैं, किसके प्रति? हिंदुओं के प्रति, मुस्लिम और यादव गरीबों के प्रति। उनका आक्रामकपन जो है वो भी लोग विचार करने लगेंगे। वो जो इनके परमानेंट वोटर नहीं है, वो कैजुअल वोटर कहलाते हैं, वो विचार करेंगे तो इनके वोट बैंक में कमी आएगी। इसके बाद आप देखेंगे कि इलेक्शन के टाइम पे जो मैनिफेस्टो आएगा, उस मैनिफेस्टो में
कौन क्या दे रहा है और क्या नहीं दे रहा है, वो मैनिफेस्टो जनता बैठ के सोचती है, देखती है और उसको आकलन करती है कि ये सारे मैनिफेस्टो में, जैसे अभी एक मैं एग्जाम्पल बता रहा हूँ, तेजस्वी का बयान था हर घर से एक नौकरी, हर घर से एक नौकरी अगर लेंगे तो इतनी नौकरियां हो जाएंगी कि उनके लिए जो सैलरी बनेगी वो बिहार के बजट से ज़्यादा हो जाएगी। ये अतिशयोक्त है, एक्सट्रीम है। हर घर का मतलब है कि एक आदमी, उसकी पत्नी और उसके बच्चे, उसमें से नौकरी। एक वो फिर डिफाइन करना चाहेंगे, हर घर का मतलब है कि एक घर का जो कई बाबा से जोड़ देंगे, ग्रैंडफादर से जोड़ देंगे कि वहाँ से मैं उस घर में एक दूंगा। तो ये सारी चालें चलेंगी, बात की कहानियाँ हैं, लेकिन अभी जो है अतिशयोक्त लग रहा। ये ऐसे ही उन मैनिफेस्टो को जब जनता एसेस करेगी, उसकी वास्तविकता देखेगी कि वो लागू करने योग्य है, केवल हमको बहकाया जा रहा है, हमको मूर्ख बनाया जा रहा है, इसको भी वो एसेस करने के बाद फिर वोट देगी। तो यहाँ पर अगर हम जो अभी आज का आकलन कर रहे हैं, आज का, अभी आगे का नहीं, आज का आकलन है, उस आकलन में आप देखेंगे बीजेपी जो है, एनडीए गठबंधन इस बार 42 से लेके 45 के बीच में % लगभग पाएगा। स्थिति अच्छी बनती है, और कम से कम 42 पे। और महागठबंधन वो 35 से लेके 38 तक जा पाएगा। इस तरीके से बैलेंस जो बचता है वो निर्दलियों में, जो लोकल पार्टियां छोटी हैं वो AIM में या नोटा में जाएगा। तो अभी की स्थिति ये है कि अगर कंसिडर किया जाए तो बीजेपी सत्ता में आती हुई पूर्ण रूप से दिखाई दे रही एनडीए गठबंधन के साथ, लेकिन महागठबंधन अभी उस स्थिति से उबरी नहीं है कि वो 2020 से अच्छी स्थिति नहीं है। क्यों? उस समय जो था आरजेडी की परफॉर्मेंस ठीक थी, लेकिन इस बार आरजेडी वो परफॉर्मेंस नहीं करेगी, और यहाँ अंदरूनी कला, अंदरूनी भीतरगात के वजह से इनकी परसेंटेज बढ़ेगी नहीं, वहीं रह जाएगी और इनकी सीटें कम आएगी। नमस्कार, धन्यवाद।